दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 13 अगस्त 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स जैसा कि हम सुबह के इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही बता दें आपको कि आज से रात 9 बजे, हालांकि कल से ही औपचारिक शुरुआत हो गई है। कल हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था रात 9 बजे, लेकिन आज से विषय पर आएंगे, अर्थात 9 बजे रात में आपको डेली वीडियो एक मिलेगा। क्रैश कोर्स आज से प्रारंभ हो रहा है। कुल मिलाकर यूपी पीसीएससी, यूपीएससी प्रीलिम्स, दोनों की प्रीलिम्स देने वाले अवश्य वो वीडियोस देखें। डेली बेसिस पे वो वीडियोस आएंगे 9 बजे रात को डेली, चाहे वो रिकॉर्डेड आए, लाइव आएगा। आपका काम है देखना, ठीक है ना। और जहां आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। आज 13 अगस्त है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस, अंगदान के महत्व को इंगित करने के लिए 13 अगस्त को प्रतिदिन विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारत में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु ऑर्गन फेलियर के कारण होती है, समय से अंग न मिल पाने के कारण होती है। अंगों की अनुपलब्धता का एक और विपरीत परिणाम ये होता है, असर ये होता है कि इसको एक गलत धंधे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात लोगों को अगवा कर उनका अंग निकाल करके उसको बेचना। तो एक बहुत ही जघन्य अपराध भी इस दिशा में काफी दिनों से, आप बचपन में भी जब छोटे रहे होंगे तब भी सुनने में आता रहा होगा। तो 13 अगस्त को प्रतिदिन विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारत में प्रतिवर्ष, आपके मेंस के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है ज़्यादा, भारत में प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु ऑर्गन फेलियर के कारण होती है। यदि समय पर इस तरह के रोगियों को स्वस्थ अंग का प्रत्यारोपण किया जाए तो उनका जीवन बच सकता है। पैसे वाले लोग खरीदने की किसी भी कीमत पर अंग खरीदने के लिए तैयार होते हैं। डॉक्टर ऐसे में जो करप्ट डॉक्टर्स हैं, जो अमानवीय व्यक्ति है, वो क्या करता है कि ऐसे मौके का लाभ उठा करके जो इस क्षेत्र में लगे हुए अपराधी हैं उनसे संपर्क उनका रहता है, साठ गांठ करके किसी तरह अंग का जुगाड़ कर लेते हैं और उसके बदले ढेर सारा पैसा कमाते हैं। तो मानव अपने विभिन्न अंगों जैसे गुर्दा, फेफड़ा, हृदय, नेत्र, यकृत, अग्नाशय, कार्निया, छोटी आंत, त्वचा ऊतक, हड्डी के ऊतक इत्यादि का दान कर सकता है। इनमें से कुछ अंगों का दान जीवित व्यक्ति भी कर सकता है, परंतु अधिकतर अंगों का दान मृत व्यक्ति ही कर सकता है। मरने के पहले बहुत सारे लोग ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय ने अपनी आंखें मरने के पहले, बहुत पहले दान कर रखी हैं। इन अंगों की सहायता से किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन की रक्षा की जा सकती है। विश्व भर में 5 लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विभिन्न अंगों की आवश्यकता है। 5 लाख से अधिक, ये तो मेरे हिसाब से कम आंकड़ा है, आधिकारिक आंकड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधिकारिक आंकड़े जिनके नहीं प्राप्त हो पाते हैं। इसका कारण है वो इलाज से बहुत दूर हैं, जो पंजीकृत जहाँ पे चीज़ें होती हैं उससे बहुत दूर हैं। भारत में अंगदान के लिए काफ़ी संतुलित प्रोग्राम है, परंतु मृत्यु के बाद भारत में अंगदान की दर बहुत कम है। मानव अंग व्यापार को रोकने तथा मृत्यु के बाद अंगदान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 पारित किया था। वर्ष 2011 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था, ठीक है ना। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। कृषि मेघ का शुभारंभ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है। तो कृषि मेघ क्या है? डेटा रिकवरी सेंटर है ICAR का। किसने लॉन्च किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कीमती डेटा की रक्षा करना है। ICAR के कीमती डेटा की रक्षा करना है। यह, इसका मुख्यालय कहाँ है? ICAR का दिल्ली में है, याद रखिएगा। यह हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में, तो वहीं स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत की गई है। तो किस परियोजना के तहत की गई है, ये भी एक फैक्ट है। तो राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत इसकी स्थापना की गई है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल में तृतीय वर्ष के वृत्तांत की पुस्तक का 11 अगस्त 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विमोचन किया गया। पुस्तक का शीर्षक क्या है? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। इसके पहले हमने जो रामायण वीडियो बनाया है उसमें हमने आपको बताया है कौन कौन सी इनकी पुस्तक है। तो इस तरह की ये तीसरी पुस्तक है, ये इसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल में तृतीय वर्ष के वृत्तांत की पुस्तक है। पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया था। सोमा मंडल सेल की अगली अध्यक्ष होंगी और पहली महिला अध्यक्ष होंगी सेल की। तो इसलिए पूछा जा सकता है, सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है। वह वर्तमान में सेल की निदेशक हैं, वाणिज्यिक निदेशक हैं। अगर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति उनको नियुक्त को मंजूरी दे दी है तो वह देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रच देंगी। तो नाम याद रखिएगा, सोमा मंडल। सेल जो है महारत्न कंपनी भी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने अपना पोर्टल लॉन्च किया। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है हवाई अड्डे का। दिल्ली हवाई अड्डे किसने लॉन्च किया पूछेगा तो दिल्ली एयरपोर्ट ने। दिल्ली हवाई अड्डे ने भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से संपर्क रहित समाधान विकसित करके अंतर्राष्ट्रीय आगमन प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इसने 8 अगस्त 2020 से प्रभावी पहला ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा लॉन्च किया है। क्या नाम है? एयर सुविधा। भारत आने वाले सभी यात्री हवाई अड्डे के पोर्टल के माध्यम से अपने स्वयं के घोषणा और छूट फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पोर्टल का नाम याद रखना है, एयर सुविधा। 8 अगस्त 2020 से प्रभावित हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पे। सुदर्शन साहू को धर्मपद पुरस्कार मिला। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मूर्तिकार सुदर्शन साहू को कला में उनके आजीवन योगदान की सराहना के लिए उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें 1 लाख रुपए के चेक के साथ एक पट्टिका और अंगवस्त्र दिया गया। साहू ने उड़िया साहित्य और संस्कृति मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्रह को अपने जीवन पर आधारित सुदर्शन साहू अ लेगेसी सेट इन स्टोन नामक एक सचित्र पुस्तक भी प्रस्तुत की। रोनाल्डो जो हैं फुटबॉल खिलाड़ी, वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं इस बार के। तो पुर्तगाल स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जुवेंट्स का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। रोनाल्डो ने 37 गोल के साथ 2019-20 सत्र समाप्त किया और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ही सत्र में सबसे अधिक गोल दर्ज करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्लब के दिग्गज फेलिस बोरेल के पास 80 से अधिक वर्षों तक यह रिकॉर्ड था, तो इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, जिन्होंने 1933-34 में सेरी ए और डिफ्रेट मोत्रापा कप में 36 गोल किए थे। तो रोनाल्डो ने 37 गोल के साथ इस सत्र को समाप्त कर रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कल था 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में, देखिए भारत में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर युवा दिवस मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस 12 अगस्त को, 12 दोनों डेट है लेकिन 1 जनवरी 1 अगस्त है, तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में युवाओं के विषय में सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में नामित किया था। पहला इंटरनेशनल युवा दिवस जो था वो 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था और तब से सालाना ये मनाया जा रहा है। 2020 का जो विषय है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ध्यान रखिएगा, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस बार का विषय है। ये 20वां भी है, ये भी याद रखना है। माउंट सिनाबंग ये क्या है? तो उत्तरी सुमात्रा में ये स्थित है। इंडोनेशिया जो देश है उसके उत्तरी सुमात्रा द्वीप में ये है और चर्चा में रहा। चर्चा का कारण क्या रहा? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी फिर से भड़क उठा है। लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 से सक्रिय है।
तो अभी फिर से इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो इसलिए चर्चा में आया है। नाम याद रखिएगा, माउंट सिनाबंग। टिक बॉर्न वायरस अभी हाल ही में चर्चा में आया, चाइना में। चीन में एक नए टिक बॉर्न वायरस के संक्रमण ने दस्तक दी है। इस वायरस के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम सहित तेज बुखार, जिसको SFTS भी कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है UPPCS UPSC दोनों में। तो SFTS नामक बीमारी से चीन में लगभग 7 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। तो SFTS अर्थात थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम सहित तेज बुखार, इसको WHO ने एक गंभीर रोग के रूप में नामित किया है। हालांकि यह बीमारी मनुष्यों में किलनी जो टिक है जैसे कीड़े के काटने से फैलती है। ध्यान रखिएगा, चीनी वायरस विज्ञानियों के अनुसार इसके मनुष्य से मनुष्य में संक्रमित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में इस प्रकार के संक्रमण में मामला मृत्यु दर लगभग 16 और 30% के बीच है। जिस दर से यह वायरस फैलता है और इसकी उच्च मृत्यु दर के कारण SFTS वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शीर्ष 10 प्राथमिकता वाले रोगों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। SARS-CoV-2 जो कोविड-19 है, उसके विपरीत यह पहली बार नहीं है जब SFTS वायरस ने लोगों को संक्रमित किया है। जैसे कोविड-19 इसने तो पहली बार संक्रमित किया, पहली बार आया, लेकिन SFTS इसके पहले भी आ चुका है। SFTS वायरस का संक्रमण इससे पहले वर्ष 2020 के आरंभ में चीन के जियांगसू प्रांत में फैला था। स्टारशिप क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों। तो SpaceX द्वारा डिजाइन किया गया स्टारशिप एक अंतरिक्ष यान तथा सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट है, जिसे पृथ्वी की कक्षाओं, चंद्रमा और मंगल ग्रह पर चालक दलों तथा आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए पुनः प्रयोज्य परिवहन प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि क्या है स्टारशिप, इतना ही पूछेगा कि SpaceX द्वारा डिजाइन किया गया है स्टारशिप एक अंतरिक्ष यान तथा सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट है। ठीक है, SpaceX द्वारा स्टारशिप को विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन बताया जा रहा है तथा यह पृथ्वी की कक्षा में 100 मीट्रिक टन से अधिक भार ले जाने में सक्षम है। तो इसलिए सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान भी इसको, वाहन भी इसको बताया जा रहा है SpaceX द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO UPPCS या UPSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर GS के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय। ठीक है ना, तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें। ठीक है, हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे।
बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।